इंटरव्यू चल रहा था। बहुत से अभ्यर्थी जमा थे। मुझे लोगों के इंटरव्यू के लिए बारी बारी से कमरे में भेजना था। मेरे हाथ में नामों की लिस्ट थी। मैंने लिस्ट के क्रम से लोगों को बिठाया। अभ्यर्थियों में पुरुष और महिलाएं भी थीं। रिक्त पद सिर्फ 10 थे और मधुमक्खियों के झुंड की तरह लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। बड़े हॉल में लोगों को बिठाया गया था। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ रहा था। बीच बीच में इंटरव्यू कक्षा से कोई न कोई आ जाता और शांति व्यवस्था बनाए रखने का आदेश देकर चला जाता। इन्हीं अभ्यर्थियों के बीच एक करीब 40 वर्षीय महिला थी। वह अपनी चित परिचित आवाज में मुझे देखकर मुस्कुरा देती। मैं अपनी याददाश्त पर जोर देकर सोचने लगी कि कौन हो सकती है। मुझे ख्याल नहीं आता कि कौन है। जब बहुत कम लोग बचे तो वह मेरे पास आकर खड़ी हो गईं और मुस्कुराकर मेरा अभिवादन किया। मैंने भी उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने जल्दी जल्दी में अपने बारे में बताया कि उनका नाम दिव्या है। मुझे नौकरी की सख्त आवश्यकता है, उन्होंने कहा। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि आप घबराइए नहीं, शांत होकर इंटरव्यू दीजिए। भगवान ने चाहा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वे आश्वस्त सी नज़रों से मुझे देखते हुए चली गईं। दूसरे दिन वे अपने साथ एक फाइल और एक थैला लेकर आई थीं। मैंने कहा कि मैडम प्लीज आप अपना थैला यहाँ रख दीजिए, सिर्फ फाइल लेकर जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, ये लीजिए, इस थैले में मैंने अपनी पेंटिंग रखी है। इंटरव्यू के दौरान इसे दिखाऊंगी। उन्होंने थैले से निकालकर अपनी पेंटिंग्स दिखाई। वाकई में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स रखी थीं। इंटरव्यू देकर वे चली गईं। तीसरे दिन अभ्यर्थियों की भीड़ फिर अपना परिणाम देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। वह महिला मुझे ढूंढती हुई प्रार्थना स्थल तक आ पहुंची। उन्होंने कहा, कहिए मैडम, पहचाना मुझे आपने? मैंने पहचाना। जी हाँ, आप कल इंटरव्यू देने आई थी। उन्होंने चहकते हुए कहा कि मेरा चयन विद्यालय में हो गया है। मैं मुस्कुरा दी। मैंने उन्हें बधाई दी। अगले दिन से उन्होंने विद्यालय में आकर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। प्रार्थना स्थल पर हम लोग चुपके चुपके बातें कर लिया करते थे, क्योंकि फिर हमें वक्त ही नहीं मिलता था। 6 साढ़े 6 घंटे बाद विद्यालय से हम लोग रवाना होते थे। समय का हमें पता ही नहीं चलता था। दिव्या मैडम मानो मेरी ही राह देखती रहती थी। वे मुझसे बात करने के लिए आतुर रहती थीं। धीरे धीरे वे अपनी व्यक्तिगत बातें भी मुझे बताने लगीं। पता चला कि उनके पति ने उन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली है। भरण पोषण के लिए उनके पिता ने मुकदमा दायर कर दिया है। आदि आदि बातें, बहुत सारी वे अपनी निजी बातें भी बताने लगी जो उन्हें नहीं बताना चाहिए था। मुझे सुनकर कुछ अटपटा सा भी लगता था। असेंबली में करीब 1 घंटा का समय लगता था और उन्हें काफ़ी मौका मिल जाता था अपनी बातें बताने में। वे करीब करीब रोज अपने पति की बेवफाई के बारे में ही बताया करती थी। वे बीच मांग में भरे सिंदूर की मोटी लाइन को दिखाकर कहती कि भले ही पति ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं अभी भी उनके नाम का सिंदूर लगाती हूँ। मैं कभी भी अपने पति को गाली नहीं देती हूँ या कोसती नहीं हूँ। मेरे तो जो किस्मत में था वही हुआ है। रोज रोज एक ही बात सुन सुनकर
मेरा मन उबने लगता था। मैं उनसे धीरे धीरे कन्नी काटने लगी, लेकिन यह बात उनकी समझ में ही नहीं आती थी। जितना मैं उनसे कन्नी काटती जाती, उतना ही वह मेरे समीप आने की कोशिश करती। एक दिन छुट्टी के समय देखा कि वे एक कोने में बहुत ही आवेश में मोबाइल पर बात कर रही थीं। मैंने उन्हें अनदेखा कर अपनी राह पकड़ी। उन्होंने मुझे देखा और लपक कर मेरे पास आईं। वे आवेशित होकर फिर अपना पुराना राग अलापने लगी। मुझे जाने की जल्दीबाजी थी। कई बार मैंने उन्हें टोका, किंतु 1 घंटा मेरा व्यर्थ हो गया। पता चला उनके पति ने उन्हें फ़ोन किया था। उन्हें पास के ही रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था। वे कहने लगी कि मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। मेरा भी तो कोई स्वाभिमान है। एक दिन असेंबली में देखा कि उनका चेहरा दमक रहा है। उन्होंने थोड़ा शर्माते हुए बताया कि पति से मेरी मुलाकात हुई है। मैंने करीब 20 वर्ष बाद उन्हें देखा। वे पहले से काफ़ी आकर्षक हो गए हैं। उनका चेहरा भी काफ़ी भर गया है। आदि आदि बातें, बहुत सारी बातें वे बताने लगी। पहले वे छुट्टी होते ही घर जाने की जल्दीबाजी नहीं करती थी, लेकिन अब छुट्टी होते ही वे तुरंत गायब हो जाती। पता चला वे अपने पति से मिलने जाती हैं। पहले वह पति का नाम सुनकर चिढ़ जाती थी, किंतु अब वे पति का ही जब न तब गुणगान किया करती थी। एक दिन मैंने कहा कि आप अपने पति को इतना चाहती हैं तो क्यों नहीं आप उनके साथ रहती हैं। यह बात सुनकर वे भड़क गईं। कहा, कभी कभी मिलना अच्छी बात है, किंतु मैं इतनी गए गुजरी भी नहीं कि बेहया की तरह उनके साथ रहूं। दुनिया क्या कहेगी? उन्होंने तो दूसरी शादी कर ली है और मैं क्या उनकी रखैल बन के रहूंगी? यह कहकर वे बड़बड़ाती हुई चली गईं। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि मैं उनके पति के बारे में तो पूछती नहीं। जब वे कहती तो मैंने अपना थोड़ा सुझाव दे दिया। मैंने सोचा अब उनसे मैं दूर ही रहूंगी, ज़्यादा अच्छा है। मेरे पति का दूसरे शहर में तबादला हो गया। मेरा दिव्या मैडम से संपर्क टूट गया। करीब साल भर बाद एक मंदिर में दिव्या मैडम मुझे दिखाई दी। अचानक सामना होने पर मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। उन्होंने भी मुझे अनदेखा कर दिया, किंतु मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। देखा वे आकर्षक प्रौढ़ के साथ खड़ी थीं। मेरे चेहरे पर टंगे प्रश्न को उन्होंने पढ़ लिया। वे गर्भवती थीं। उन्होंने थोड़ा शर्माते हुए कहा कि ये मेरे पति हैं और साथ खड़ी औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये वैसे तो मेरी सौत हैं, किंतु मैं इन्हें दीदी कहती हूँ और ये भी मुझे अपनी छोटी बहन के समान ही प्यार करती हैं। मेरे माँ पिताजी स्वर्गवासी हो गए थे। मैं अकेली पड़ गई थी। मेरी सौत की तबीयत ठीक नहीं रहती है। प्रायः उन्हें कुछ न कुछ तकलीफ लगी ही रहती है। इनके 4 बच्चे हैं। उनका भी कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। इन्होंने ही मेरे घर वालों से बात करके मुझे अपने साथ आने के लिए राजी कर लिया। ये मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। 2 महीने में आपको मैं खुशखबरी सुनाऊंगी। मुझे थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन मैंने मन ही मन सोचा कि अंत भला तो सब भला।